धारा को जो आगे लेकर के आएगा, हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। एज सच कोई पार्टी का नाम मैं अभी लूं तो वो उस पद पर मैं नहीं हूं, ये पार्टी के जो नेतृत्व हैं वही बता सकते हैं, सीनियर्स बता सकते हैं। रिप्रेजेंट आप पार्टी को यहाँ पर कर रहे हैं, इस मंच से कर रहे हैं, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा और हमारे जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं लाइव वो भी जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी का जिक्र भी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी तो बचती है फिर हरियाणा में। तो अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो मैं उसको छोड़ देता हूं, मैं उससे भी आगे चलता हूं विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के साथ भी लगता है कि अगर कुछ बात बन जाए तो? देखिए, जैसा चौटाला साहब ने पहले भी इस बात को कहा है और अभय सिंह जी ने भी कहा है, अगर वो चल करके हमारे पास आएंगे तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, हम कोई शर्तों पे नहीं करेंगे, हरियाणा हित के लिए कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी आपके पास आएंगे तो आप विचार करेंगे और गठबंधन कर सकते हैं? मैं विचार नहीं करूंगा, आपकी ये पार्टी के सीनियर्स विचार करेंगे। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो सकता है आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो? सिर्फ हरियाणा हित के लिए अगर वो आएंगे, अगर वो कोई शर्तें लेकर के आएंगे तो मैं फिर वही बात बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और खबरें तक पर करण चौटाला साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर खुद चलकर आती है तो हम गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक हरियाणा राजनीति में एक बड़ी बात आज इस मंच से अब जा रही है और हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत के इस मंच पर आप ये बात बोल रहे हैं। सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अजय चौटाला साहब से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं, या दुष्यंत चौटाला साहब से पूछा जाता है वो भी कहते हैं, मैं पारिवारिक नहीं, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, जी, वो कहते हैं कि क्या उस पार्टी के साथ भी गठबंधन को तैयार हो जाएंगे चौटाला साहब को जिन्होंने जेल भेजा था? जो वो आज ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने वही बात आपको कहना, अगर हरियाणा हित के लिए आएंगे और उन्होंने जो बात कही है कि उस पार्टी के साथ, तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि परिस्थितियां उस समय क्या थी, आज जो काम कांग्रेस कर रही थी क्या वो काम बीजेपी नहीं कर रही? और बीजेपी तो उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के कर रही है। आप एक मेरे को पार्टी बता दीजिए जिसके नेताओं को इन्होंने छोड़ा हो, जिनके पीछे ये हाथ धो के नहीं पड़े। आज राहुल गांधी जी सबसे बड़ा उदाहरण नहीं बन गए इसी चीज का, जो शुरुआत उन्होंने करी आज उसी चीज में ये खुद फंसे हुए हैं। मैं मानता हूं एक राजनीतिक पार्टी को, और हमारी पार्टी भी इस बात को मानती है कि अगर आप सत्ता में आए हैं तो आपको अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो, आपका अस्तित्व जनता तय करेगी। आप ये कोर्ट केसेस बना करके, किसी के पीछे सीबीआई लगा के, किसी के पीछे ईडी को लगा करके अगर आप उस पार्टी को रोकना चाहोगे, अगर आप सोचते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को आप रोक दोगे या उनके नेतृत्व को रोक दोगे, तो हम रुकने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है। तालियां बता रहे हैं कि सहमत हैं आपके कार्यकर्ता भी और यहाँ मौजूद जो दर्शक हैं और जो आपको सुन पा रहे हैं सीधे लाइव, वो भी क्या सोच रहे होंगे मैं उन पर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ से आप बेबाकी से बोल रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी मेरे जो सवाल होंगे बेबाकी से जवाब देंगे और आपकी पहचान इस तरह हो क्योंकि आपके पिता भी इस तरह से बोलते हैं। सर, मेरा सवाल अगला ये है आपसे कि अजय चौटाला को अब अपने भाई की चिंता भी सताने लगी। अभी मीडिया में अभी हाल ही में बयान सामने आया था कि उनकी तबियत खराब हो गई, हमने पैर भी देखा, अंगूठा देखा, बड़ी तकलीफ में अभय चौटाला है, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, उनके कांधों पर आपको जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए पद यात्रा की। क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो इस बात से बेफिक्र रहें, हम दोनों भाई पद यात्रा में लगातार अभय सिंह चौटाला जी के साथ चल भी रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियां निभा भी रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश को जिसकी ज़रूरत है वो हरियाणा प्रदेश अपने आप डिसाइड करेगा। इसमें ना तो कोई और अन्य व्यक्ति इस बात के बारे में फैसला करेगा कि हरियाणा प्रदेश किसको चुनता है या किसको चाहता है। अभय सिंह चौटाला जी अपनी जिम्मेवारियां स्वयं अच्छी तरह निभा रहे हैं। ये तो वो आंधी है जो किसी चोट से या किसी घाव से रुकेगी नहीं, और इसको ना कोई रोक सकता। इनेलो का एक मजबूत वोटर हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देखें तो ग्राफ गिरा है इनेलो का, वो आप खुद मानते हैं। उसको उठाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल जरूर कर रहा हूं क्योंकि पहचान इनेलो पार्टी की इसके लिए रही है। तो क्या वो काडर, वो मजबूत वोटर जो छिटक गया, इधर उधर चला गया, आपको लगता है कि एक बार फिर से वो वोटर आपके साथ खड़ा होगा आने वाले वक्त में 2024 में? खड़ा होगा नहीं, वो वोटर खड़ा हो रहा है। जो जब पार्टी का एक बिखराव हुआ था, एक गलतफहमी का शिकार होकर के इधर उधर चले गए थे, आज वो व्यक्ति इस बात को मान चुके हैं कि उनसे गलतियां हुई, और कुछ एक लोगों को छोड़ करके मेरा ये मानना है जेजेपी पार्टी के 90% जो कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल से शिफ्ट हुए थे वो आज वापसी कर चुके हैं। ये आप दावे के साथ कह सकते हैं? जी, बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ। यानी कि जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो फिर से इनेलो में आ रहे हैं क्योंकि इनेलो से ही जेजेपी बाद में बनी। बिल्कुल बिल्कुल वापस आ रहे हैं हमारे से। जैसे मैंने आपको बताया, अभी कल हमारे 8 जिले पूरे हो जाएंगे।
8 जिलों में जैसे जैसे हम निकले हैं, वो सभी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई। हम ये नहीं कहते कि आप चल करके आओ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो संकोच भी करता है तो हम उसके पास चले जाते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई गलती हुई है या आप मानते हैं कि उस टाइम आप गलतफहमी का शिकार होकर के चले गए थे, हम जाकर के उनसे बात कर लेते हैं, वो स्वयं आ रहे हैं चल करके। अब कई युवा नेता हरियाणा की राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो हैं ही, दिग्विजय हैं, इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा भी हैं, वो भी काफी दिखाई दे रहे हैं। युवा जोश आप भी हैं, क्या कहते हैं कि ये जो युवा जोश है, ये युवा नेता है, आने वाले वक्त का भविष्य भी है, आप बाकी युवा नेताओं को कैसे टक्कर दे रहे हैं? खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोच लेकर चल रहे हैं हरियाणा के लिए? देखिए, जहाँ तक आपने चाहे दुष्यंत की बात करी, चाहे दीपेंद्र जी की बात करी, हमारे एक पुरानी कहावत है, आज के टाइम में मोबाइल आ चुका है, मैसेज भेजने के लिए कोई भी आपने बात करनी है, आप वो बात बता सकते हैं। पुराने समय के अंदर चिट्ठी लिख करके समाचार भेजे जाया करते थे, कोई भी अपना संदेशा दिया जाता था, उस चिट्ठी को एक बार पढ़ लेते थे, किसी परिवार के व्यक्ति ने या साथी ने नहीं पढ़ी तो वो दूसरी बार पढ़ लेता था, वो उसको तीसरी बार पढ़ लेता था, और फिर उसके बाद अगर उसके बारे में कोई पूछता था तो हमारे बागड़ी में कहावत आ रहा तो बांचेड़ी चिट्ठी है, इनको जिक्र बारी बारी क्यों करो। ये तो वो हैं जिनको लोगों ने आजमा के देख लिया। लोग नया नेतृत्व चाहते हैं, युवा पीढ़ी भी चाहती है कि एक बार नए नेतृत्व की तरफ देखें। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश का युवा बदलाव चाहता है। जो वादे पहले कांग्रेस ने करे थे 10 साल उन्होंने निभाए नहीं, उसके बाद ये आए वादे लेकर के। आज मुझसे पहले यहाँ पे चाहे बराला जी थे, चाहे गुप्ता जी थे, उन्होंने नौकरियों की बात करी, 1 लाख नौकरी की बात करें, 1 लाख नौकरियां दी है सरकारी। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 29 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कहाँ हैं वो नौकरियां? और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर मानी गई है। वो चीज वो मानने को तैयार नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो इस मंच पे नहीं मानते, हाउस के अंदर कैसे नहीं मानेंगे? हाउस के अंदर तो स्वयं ये बात आई है। और जहां पर मुख्यमंत्री महोदय की बात है, उन्होंने खुद हाउस के अंदर ये बात कही है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 11 लाख युवा बेरोजगार हैं। उसके बाद आप इससे बड़ा झूठ क्या लेंगे? जब स्वयं प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के हाउस के अंदर 11 लाख कहता है, और वहां पे लोकसभा के अंदर अनस्टार्ड क्वेश्चन था जो पूछा गया था बेरोजगारी के बारे में, वहां हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा भेजा जाता है कि 13 लाख से ज्यादा युवा अभी तक बेरोजगार हैं। कहाँ हैं वो नौकरियां? 4,80,000 हमारे प्रदेश में नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, जिसमें से आज 2 लाख से ऊपर नौकरियां खाली पड़ी हैं। सरकार कहती है कि हमने 40,000 नौकरियों का प्रावधान कर दिया है कि हम उनको जल्द भरेंगे। मैं मानता हूं आपने 40,000 का तो कर लिया होगा, वो 1,60,000 नौकरियां जो और खाली पड़ी है उनका प्रावधान कौन करेगा? आज स्कूल में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, गांव-गांव की दिक्कत है। मेवात में हम गए, मेवात से बुरा हाल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का मैंने अभी तक किसी जिले के अंदर नहीं देखा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा एक बार जाएं, उन स्कूलों में जाकर के विजिट करें, उन हॉस्पिटल्स को देखें, तब आपको पता लगेगा कि आज आपका प्रदेश कहाँ खड़ा है। मैं नहीं कह रहा, CMI की रिपोर्ट कह रही है, वो तो मानते नहीं, उसको तो बिल्कुल नहीं मानते। उसको यहाँ नहीं मानते। गुजरात में जाते हैं जब वहाँ पे 2.5% बताते हैं तब उसको मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जाते हैं जब 4.0 बताते हैं बेरोजगारी, वहाँ उसको मान लेते हैं। तो हरियाणा प्रदेश को क्यों नहीं मानते? हरियाणा प्रदेश क्या उस रिपोर्ट में नहीं आता? गुजरात और उत्तर प्रदेश उस रिपोर्ट में आ जाता है, वहाँ उसकी बढ़ाई करते हैं जाकर के, और जब हमारे प्रदेश की बात आती है तब उसको बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियों की बात करें, वो कहते हैं हमने गरीब तबके के लोगों को नौकरियां दी हैं, क्लर्क लगाया है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, खर्ची पर्ची का खेल नहीं चलता, और वो कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। जिन्होंने ये काम किया उन्होंने भुगता भी है, या आप निशाना साधते हैं राजनीतिक तौर पर। ये कभी नहीं हुआ, जो अब हुआ ये उनकी तरफ से कहा जाता है। उनकी तरफ से कहा जाता है, वही तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आज है कहाँ वो नौकरी है? रिपोर्ट्स बता रही हैं, मैं थोड़ी बता रहा हूं। साहब कह रहे ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं, तो इसी सत्ता में बैठी बीजेपी ने दी। शायद आप भूल गए, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए नहीं मिले थे, वो कहाँ से आए थे? जब HCS अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, वो पैसा कहाँ से आया, क्यों हुई वो कार्रवाइयाँ, उसके बारे में तो ये कभी जिक्र नहीं करते। एक बात और भी है, जो मौजूदा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन चल रहा है, पहले मैं इसकी बात करूंगा, उसके बाद 2014 की इतिहास में भी कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि आप भी अपने काम की तुलना करके जनता के बीच तो जाते हैं कि आपके राज्य में क्या काम हुए और क्या हुआ। जी बिल्कुल। तो जो अभी गठबंधन सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है कि क्या बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं किए कि अभी हरियाणा प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा हो, चाहे स्पीड कम हो या ज्यादा? सकारात्मक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप मुझे काम गिनवाएं तो सही।
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने घोटाले हो चुके हैं, चाहे वो शराब को लेकर के है, चाहे धान खरीद को लेकर के है। और पिछले दिनों तो मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 2 दिन पहले एक ऐसा बयान दिया किसानों के विरुद्ध कि भाई एक तो साड़ी की, सावणी की और तीसरी फसल मुआवजे की लेता है किसान। आप क्या कटाक्ष कर रहे हैं किसानों के ऊपर? आप कम से कम ये तो देखें, आप हरियाणा प्रदेश के किस पद पर बैठे हैं, आप प्रदेश को चलाते हैं, आपका नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश का, और फिर भी आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जो प्रदेश कृषि की वजह से आज नंबर 1 पर पहुंचा था, जब माना जाता है कि हरियाणा के सबसे अगर आगे है तो कृषि के अंदर है, और वहाँ के किसानों के विरोध आप ऐसी बातें बोलते हैं। जहाँ तक आपने गठबंधन की सरकार की बात करी, आज मुझे बताएं हरियाणा में नशा, मेरे से पहले गुप्ता जी बात कर रहे थे कि नशे के विरोध उन्होंने बल्ला उठाया, क्रिकेट के मैच खेले। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है नशे का और अपराध का। और दूसरा, जब उन्होंने खेलों की बात करी कि खेलों के माध्यम में वो प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने फिर स्टेडियम्स के ऊपर फीस क्यों लगा दी एंट्री के ऊपर कि कोई खिलाड़ी या कोई बच्चा वहाँ पे खेलना जाना चाहे तो उसको एक फ़ीस देनी पड़ेगी। पहले तो ये फीस नहीं होती थी, आज आपने वो फीस क्यों लगाई है? हरियाणा प्रदेश को खेलों में अगर सबसे आगे किसी ने बढ़ाया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में 2000 में बढ़ाया था, जब ऐसे अवार्ड्स अनाउंस करे गए थे कि कोई किसी भी इंटरनेशनल गेम्स के अंदर मेडल लेकर के आएगा, ब्रॉन्ज वाले को 25 लाख, सिल्वर वाले को 50 लाख और गोल्ड वाले को 1 करोड़ तक का इनाम दिया जाएगा। उस नीति को उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाने का काम किया। जहाँ पर उन नीतियों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए था, आप इन चीज़ों पे पाबंदियां लगा रहे हो। और खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आज हमारे खिलाड़ी भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग उन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले की सरकारों ने परिवारवाद को बढ़ाया, क्षेत्रवाद को बढ़ाया, बाकी हरियाणा का हाल नहीं पूछा, चाहे उसमें भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे ओपी चौटाला साहब। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, परिवारवाद है क्या चीज? एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस कर सकता है, उसकी 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां बिजनेस कर सकती है। लॉयर का बच्चा लॉयर बन सकता है, डॉक्टर का डॉक्टर बन सकता है। राजनीति में ऐसा क्यों है कि एक राजनीतिक परिवार से आया हुआ बच्चा आगे राजनीति नहीं कर सकता? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लोग आपके परिवार के नाम पे एक बार आपको वोट दे देंगे, दूसरी बार वोट आपको अपने कामों पे मिलेंगे। ये गलतफहमी ना रखें कि परिवारवाद जैसी कोई चीज सिर्फ राजनीति में है। अगर फिर परिवारवाद वर्ड आप यूज करते तो हर चीज में करें ना। आज अंबानी की 3rd जनरेशन आ गई ना, वो भी तो बिजनेस कर रही हैं, तो फिर सिर्फ हम पे ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं जो कार्यकर्ताओं को वहां पर तवज्जो मिलनी चाहिए वो परिवार के सदस्य को मिलती है, किसी के बेटे को मिलती है, किसी की बेटी को मिलती है। ये बात इंडियन नेशनल लोकदल में आप आकर के एक बार देखें, कहीं ऐसा हुआ है तो? हमारी पार्टी से तो नेता बन बन के निकले हैं। चौधरी देवीलाल जी के नीचे तो कितने मुख्यमंत्री बनकर के निकल गए। फिर बताएं कहाँ था परिवारवाद? चाहे आप बिहार उठा लें, उत्तर प्रदेश उठा लें, कितने ऐसे लीडर्स हैं जो उनके साथ काम करके आगे आकर के लीडर्स बने हैं। करण जी, हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत का हमारा मंच है और एक शब्द है प्रोग्रेस। मैं जानना चाहता हूं इस मंच से, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनेलो पार्टी को, विजन क्या है इनेलो का? इस मंच से जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सीधे हरियाणा देख पा रहा है, क्या विजन लेकर चल रहे हैं? क्या उद्देश्य है आने वाले वक्त में हरियाणा के लोगों को, और क्या सपने आप दिखाने वाले हैं? आपको हम सपने नहीं दिखाने वाले, आपके सपने साकार करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप हमारा साथ दें, हम आपको ये विश्वास जरूर दिलाते हैं कि जो सपना चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए देखा था कि जहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो, बच्चों को अच्छे रोजगार मिले, अच्छी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए, खेती को कैसे हम बढ़ावा दे करके हरियाणा प्रदेश के किसानों को मजबूत किया जाए, और आगे आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसे नंबर 1 पर लाया जाए, वो हम आपके लिए साकार करके देंगे, चाहे उसके लिए हमारे को कितना ही संघर्ष करना पड़े। आप इस बात को जानते हैं, चौधरी देवीलाल जी ने जो कहा वो किया, और हम आपसे वायदा कर सकते हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और क्या क्या अब वायदे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच? अभी पदयात्रा है, क्या मैं ये भी समझूं कि चुनावी रणनीति का ये हिस्सा है? और वहां लोगों के बीच जाकर क्या क्या आप बातें करते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है? सबसे अहम मुद्दा तो आज जो बुजुर्गों का मान सम्मान जननायक चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था, उसको इस सरकार ने
ख़त्म करने का काम किया, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के नाम पर हो, चाहे बीपीएल कार्ड्स काटे गए, कैसे बुजुर्गों की 5 लाख से ज़्यादा पेंशन काट दी गई। तो हमारा उनसे एक वायदा है कि इसको पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपये करेंगे और उसको जिनकी कटी है उसको भी बहाल करेंगे, और परिवार पहचान पत्र के नाम पे ये जो कानून बनाया है काटने का, इसको भी हम रद्द करने का काम करेंगे, क्योंकि एक ये बुजुर्गों का मान सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाएं, मैं महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर भेजूंगा घरों में। उन्होंने तो भेजे नहीं अभी तक, लेकिन 2024 के बाद इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने पर आपको हर महीने एक सिलेंडर मुफ्त भेजा जाएगा और उस गृहिणी को अपना घर चलाने के लिए, किचन चलाने के लिए 1100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और जहाँ पर नौजवानों की बात है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां दी जाएगी, और जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती, आपकी बेरोजगारी भत्ता जो बोलते हैं, उसके लिए आपको 21,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ताकि आप अपने परिवार के ऊपर बोझ ना बने। करण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सकारात्मक चर्चा भी रही, बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया, उम्मीद थी हमें, और ऐसे ही आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।